क्रोधित भी। जब वो सुंदरता उनकी मुट्ठी में आने ही वाली थी, बीज ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी वर्तमान मनोदशा मानो जोश के चरम पर अचानक से टूट गई हो। विशेष रूप से अप्रसन्न महसूस करते हुए उन्होंने खर्राटे भरे स्वर में कहा, भले ही ये हिल रहा हो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल ये दर्शाता है कि नकली प्राण साधना द्रव में थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा है। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बीज पूरी तरह फूल गया, फट गया और अंकुरित हो गया। एक हरा भरा अंकुर तेजी से बढ़ा। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। श्रुति शर्मा का चेहरा अचानक खुशी से खिल उठा और वे उत्साह से बोली, मां, 3 इंच, ये 3 इंच ही है। ये वाकई उत्तम श्रेणी का प्राण साधना द्रव है। उसने हमें धोखा नहीं दिया। ऋषि जावेरी को यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? वायु पर्वत संप्रदाय में दूसरा द्वितीय श्रेणी का आत्मा गुरु कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है कि उसने अपना उत्तम श्रेणी का प्राण साधना द्रव वायु पर्वत संप्रदाय के काले बाजार से खरीदा हो? उन्होंने इसके बारे में सोचा और एक ही कारण समझ पाए। लेकिन इस पल श्रुति शर्मा ने अचानक अपना मुंह ढक लिया और बोली, रुको, ये अभी भी बढ़ रहा है। सब गौर से देख रहे थे और सचमुच अंकुर धीरे धीरे बढ़ता रहा जब तक कि 3.5 इंच तक नहीं पहुंच गया। फिर धीरे धीरे रुक गया। श्रुति ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोली, 3.5 इंच। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य का उच्च श्रेणी का प्राण साधना द्रव वायु पर्वत संप्रदाय के आत्मा गुरुओं के द्रव से बेहतर गुणवत्ता का है? ये सुनकर वंदना ज्वेरी भी चौंक गई और बोली, शेन, क्या तुमने नहीं कहा था कि शर्मा परिवार का ये आत्मा गुरु नकली है? ऐसा क्यों है कि उसने जो उच्च श्रेणी का प्राण साधना द्रव परिष्कृत किया है वो न केवल असली है बल्कि वायु पर्वत संप्रदाय के द्रव से भी अधिक शक्तिशाली है? ये सवाल ऋषि ज्वेरी को अचंभित कर गया। उन्होंने उस गुप्त कक्ष में देखा जहां अज्ञात द्वितीय श्रेणी का आत्मा गुरु था। अब किसी भी प्रकार का अनादर दिखाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बस विस्मय का अनुभव हुआ। हालांकि जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पहले अपनी बातें कही थी, अब वे अपने ही मुंह पर तमाचा लग रहे थे। अनिच्छा से उसने धीरे से बुदबुदाया, भले ही वो द्वितीय श्रेणी का आत्मा गुरु हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे वायु पर्वत संप्रदाय के लोगों से बेहतर है। हमारे वायु पर्वत संप्रदाय के आत्मा गुरु अनुभवी हैं, जिन्होंने कई युद्ध लड़े हैं। शायद इस वरिष्ठ ने उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य का थोड़ा बेहतर बैच परिष्कृत किया है। इस पर यहां तक कि श्रुति शर्मा, जो अर्जुन मेहरा का गहरा सम्मान और आदर करती थी, को भी कोई समस्या नहीं दिखी। वायु पर्वत संप्रदाय के आत्मा गुरु वरिष्ठ प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत आत्मा गोलियों का शोधन किया था। इसके विपरीत अर्जुन मेहरा अभी भी युवा थे। प्राण साधना द्रव्य की एक बोतल ही ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वो वायु पर्वत संप्रदाय के वरिष्ठों से आगे हैं। लेकिन इस क्षण बंद गुप्त कक्ष से अचानक एक धीमी आवाज गूंजी। हल्के लाल रंग का धुआं हवा में फैल गया और तुरंत ही पूरे प्रांगण में औषधीय जड़ी बूटियों की मनमोहक खुशबू फैल गई। सांस लेते ही अधेड़ उम्र की 2 महिलाओं, वंदना ज्वेरी और लता कुरैशी के चेहरों पर आकर्षण के भाव उभर आए। ये क्या है? ये तो कुछ कुछ सौंदर्य की गोलियों जैसा है, लेकिन इसकी खुशबू कहीं ज्यादा अच्छी है। निर्जला नगर की कुलीन महिलाएं हमेशा से ही महंगी सौंदर्य की गोलियां इस्तेमाल करती आई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये औषधीय सुगंध है। हालांकि इस सुगंध की तुलना में वे जिन महंगे सौंदर्य उत्पादों का इस्तेमाल करती थी, वे बेहद घटिया लग रहे थे। ऋषि ज्वेरी हैरान थे। वायु पर्वत संप्रदाय के आत्मा गुरु वरिष्ठों ने एक बार कहा था कि गोलियों का स्तर जितना ऊंचा होता है, उन्हें परिष्कृत करने पर उनकी खुशबू उतनी ही तेज होती है। मिस शर्मा, ये सीनियर किस तरह की गोलियां रिफाइन कर रहा है? श्रुति शर्मा भी दंग रह गई।
बिना पलक झपकाए गुप्त कक्ष को देखते हुए उन्होंने अविश्वास भरे स्वर में कहा, उसने कहा था कि वो सुंदर संजीवनी गोलियां रिफाइन कर रहा है। ऋषि ज्वेरी ने पहले कभी इस गोली के बारे में नहीं सुना था। वंदना ज्वेरी चौंक गई और बोली, वो पौराणिक गोली जो सफेद बालों को काला कर सकती है और त्वचा में नई जान डाल सकती है, सुंदर संजीवनी गोली। लता कुरैशी उत्साह से कांप उठीं। श्रुति, तुम्हें ऐसी बातें हल्के में नहीं कहनी चाहिए। ये एक 3rd ग्रेड स्पिरिट गोली है। दुनिया में कोई भी इसे रिफाइन नहीं कर सकता। इस तरह की पौराणिक गोली महिलाओं, खासकर बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए बेहद आकर्षक थी। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। श्रुति शर्मा ने कहा। वरिष्ठ ने विस्मृत नाड़ी बीन ले ली। कहा कि वे सुंदर संजीवनी गोलियों को परिष्कृत करना चाहते हैं और सामग्री के भुगतान के रूप में मुझे 1 देने का वादा किया। बस ये निश्चित नहीं है कि जो परिष्कृत किया गया है वो सुंदर संजीवनी गोली है या नहीं। ये सुनकर लता कुरैशी ने उत्साह से श्रुति के कंधे पकड़ लिए। क्या उन्होंने सचमुच कहा था कि वे तुम्हें 1 देंगे? वाह वाह वाह, मेरी प्यारी बेटी, तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। पारिवारिक व्यवसाय तुम्हें सौंपना मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। श्रुति की आंखें हल्की सी झपक गई। जब उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और परिवार के सदस्यों ने श्रुति को पारिवारिक व्यवसाय संभालने की सलाह दी, तो उसकी मां ने सबसे पहले इसका विरोध किया। उनका मानना था कि श्रुति बहुत छोटी है और पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन मुख्य महिला श्रुति को ही करना चाहिए। लेकिन चूंकि उसने कभी भी व्यवसाय के प्रबंधन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए परिवार के सदस्यों को चिंता थी कि वो इसे संभाल नहीं पाएगी और उन्होंने श्रुति को ही जिम्मेदारी सौंपने पर जोर दिया। इससे मां और बेटी के बीच दरार पड़ गई। अब सुंदर संजीवनी गोली मिलने पर उसकी मां का रवैया एकदम से बदल गया। दूसरी ओर वंदना ज्वेरी चिंतित हो गई। ये सोचना कि सुंदर संजीवनी गोली जैसी चमत्कारी चीज किसी और के पास हो, जबकि उसके पास न हो, मौत से भी ज्यादा असहनीय था। श्रुति, मेरी प्यारी, तुम्हें आंटी को भी एक गोली दिलाने में मदद करनी चाहिए। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं देने को तैयार हूं। श्रुति ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसा कोई सोल मास्टर सीनियर मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगा। मैं बस इतना पूछ सकती हूं कि क्या सीनियर तुम्हें एक बेचने को तैयार है? ये सुनकर वंदना ज्वेरी बहुत खुश हुई और जल्दी से अपनी कलाई से कीमती जेड ब्रेसलेट उतारकर श्रुति के हाथ में थमा दिया। मेरी प्यारी, आंटी तुम पर भरोसा कर रही है। जब तक तुम मेरी तरफ से विनती करोगी, नतीजा चाहे जो भी हो, ये जेड ब्रेसलेट तुम्हारा है। श्रुति चौंक गई। इस ब्रेसलेट की कीमत 10,000 रुपए थी। उसने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। ये बहुत कीमती है। क्लैक। इसी क्षण गुप्त कक्ष का पत्थर का दरवाजा खुल गया। हल्के लाल धुएं के बीच अर्जुन मेहरा ने अपनी हथेली में 3 लाल सुंदर संजीवनी गोलियों को देखा। उनमें से सबसे अच्छी गोली उच्च श्रेणी की सुंदर संजीवनी गोली थी। बाकी 2 निम्न श्रेणी की सुंदर संजीवनी गोलियां थी। उसने सगाई के उपहार के रूप में उच्च श्रेणी की सुंदर संजीवनी गोली का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। बाकी 2 गोलियों के बारे में एक श्रुति शर्मा को देने का वादा किया गया था और दूसरी बेची जा सकती थी। उसे बस ये नहीं पता था कि उसकी कीमत कितनी है। यही सोचकर उसने एक उच्च श्रेणी और एक निम्न श्रेणी की सुंदर संजीवनी गोली जमा कर ली और आखिरी सुंदर संजीवनी गोली को एक जेड बोतल में डालकर गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया। तभी उसने देखा कि श्रुति शर्मा के अलावा आंगन में 3 और लोग थे, जिनमें से एक वायु पर्वत संप्रदाय के शिष्य ऋषि झवेरी थे, जिन्होंने एक दिन पहले ही सगाई के उपहार के लिए उससे प्रतिस्पर्धा की थी। वरिष्ठ, शोधन कैसा रहा? श्रुति शर्मा ने सावधानी से पूछा। अर्जुन मेहरा मुस्कुराए और अपने हाथ में रखी जेड की बोतल उनकी ओर उछालते हुए बोले, ये आपकी है। श्रुति ने उसे लिया
और तुरंत ही जेड की बोतल के आर पार भी उस गोली की असाधारणता का एहसास हुआ। सुंदर संजीवनी गोली। लता कुरैशी ने उत्साह से उसे छीन लिया और ध्यान से देखा। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सुंदर संजीवनी गोली के चित्र जैसा है जो आपके दादाजी ने कभी बनाया था। मैंने इसे अनगिनत बार देखा है। बेटी, क्या मैं इसे ले सकती हूं? श्रुति अवाक रह गई। उसे जरा भी शक नहीं था कि अगर उसने ना कहने की हिम्मत की तो लता कुरैशी उसे तुरंत अस्वीकार कर देंगी। बेहतर होगा कि आप वरिष्ठ से पूछ लें। श्रुति ने फैसला लेने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन मेहरा ने उदासीनता से कहा, चूंकि ये आपको दिया गया है, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। फिर वो जाने लगा। वंदना ज्वेरी ने तुरंत गहरा प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या आपके पास कोई अतिरिक्त सुंदर संजीवनी गोलियां हैं? श्रुति शर्मा भी तुरंत बोली, वरिष्ठ, मैं श्रीमती ज्वेरी हूं। उनका बेटा वायु पर्वत संप्रदाय का अनुयायी है। क्या आप उन्हें सुंदर संजीवनी गोली बेच सकते हैं? ओ, ऋषि ज्वेरी की मां। अर्जुन मेहरा अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए और फिर चले गए। ऋषि ज्वेरी अपनी आंखों में लगभग श्रद्धापूर्ण उत्साह के साथ अर्जुन मेहरा का रास्ता रोकने के लिए दौड़े और धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गए। वायु पर्वत संप्रदाय के अनुयायी ऋषि ज्वेरी, वरिष्ठ को प्रणाम। ये एक आत्मा गुरु थे जो तीसरी श्रेणी की आत्मा की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे। इसका मतलब था कि उसका दर्जा तीसरे दर्जे का था, एक दुर्लभ तीसरे दर्जे का आत्मा गुरु। उसके सामने वायु पर्वत संप्रदाय के दूसरे दर्जे के आत्मा गुरुओं ने सिर झुकाकर खुद को शिष्य कहा। ये एक भयावह अद्वितीय शक्ति थी। अगर उसने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो उसे हमेशा के लिए मार्शल दुनिया के सबसे निचले स्तर पर रहने का हक होगा। अर्जुन मेहरा ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या बात है? ऋषि जावेरी का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो हकलाते हुए बोला, वरिष्ठ, मैं आत्मा गुरु मार्ग की प्रशंसा करता हूं। अगर आप मुझे अपना शिष्य बना ले तो मैं जावेरी परिवार की सारी संपत्ति देने को तैयार हूं। हालांकि ये अचानक हुआ था। ऋषि जावेरी समझ गए थे कि तीसरे दर्जे के आत्मा गुरु से मिलना जैकपॉट लगने जैसा था। उससे एक शब्द भी कहना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। अगर वो जल्दी नहीं बोला तो शायद वो हमेशा के लिए मौका गवा बैठे। अर्जुन मेहरा हंसा। पहले तो उसने मेरी स्त्री को चुराने की कोशिश की, फिर घुटनों के बल बैठकर मेरा शिष्य बनने की विनती करने लगा। उसने सीधे सीधे कहा, तुम योग्य नहीं हो। ये कहकर वो जाने लगा। वंदना जावेरी घबरा गई और ऋषि को थप्पड़ मारते हुए बोली, पागल हो क्या? तुम्हें अपनी हैसियत नहीं दिखती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी सीनियर से चिपकने की? तीसरी कक्षा का सोल मास्टर, क्या वो ऐसा व्यक्ति था जिससे उनका छोटा सा जावेरी परिवार जुड़ सकता था? वायु पर्वत संप्रदाय का गुरु भी ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के आगे घुटने टेक सकता था। वायु पर्वत संप्रदाय का एक नियमित शिष्य उसका शिष्य बनना चाहता था। वो तो एक विदूषक जैसा लग रहा था। इसके अलावा उसने सीनियर को नाराज कर दिया, जिससे सुंदर संजीवनी गोली पाने का उनका मौका खतरे में पड़ गया। वो जल्दी से उसके पीछे दौड़ी, बार बार झुककर माफी मांगती हुई, वरिष्ठ, मुझे माफ करना। मेरे बेटे ने कभी दुनिया नहीं देखी, कृपया उसे माफ कर दीजिए। सुंदर संजीवनी गोली के बारे में क्या आप थोड़ी नरमी दिखा सकते हैं? श्रुति शर्मा ने भी ऋषि जावेरी की तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा। क्या उसे जरा भी आत्मचेतना नहीं थी? पहली मुलाकात में ही शिष्य बनने की चाहत, ये तो सरासर पागलपन था। फिर उसने अर्जुन मेहरा की तरफ सम्मान से देखा और धीरे से कहा, वरिष्ठ, क्या आप हमारे शर्मा परिवार के साथ थोड़ा सा सम्मान दिखा सकते हैं और कृपया एक और सुंदर संजीवनी गोली बेच सकते हैं? मुझे यकीन है कि श्रीमती जावेरी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ये सुनकर वंदना जावेरी को अपार कृतज्ञता का एहसास हुआ। बस इसी वाक्य से उसे एहसास हो गया कि उसका 10,000 रुपए का जेड ब्रेसलेट श्रुति को व्यर्थ नहीं गया था।
ओ, अर्जुन मेहरा ने सोचा। सुंदर संजीवनी गोली उसकी उम्मीद से भी ज्यादा लोकप्रिय लग रही थी। निर्जला नगर की 2 शीर्ष महिलाएं, लता कुरैशी और वंदना ज्वेरी, बहुत उत्साहित थी। थोड़ा विचार करने के बाद अर्जुन मेहरा ने एक घटिया सुंदर संजीवनी गोली निकाली और कहा, सच में एक बोतल और है, लेकिन मुझे इसकी कीमत के बारे में ठीक से पता नहीं है। अगर मैं बहुत ज्यादा मांगूंगा तो श्रीमती ज्वेरी को तकलीफ होगी, और अगर कम मांगूंगा तो मुझे तकलीफ होगी। चलो ऐसा करते हैं, एक बोली नीलामी करते हैं और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीत जाता है। ये कहते हुए उसने सुंदर संजीवनी गोली श्रुति शर्मा की ओर फेंकी। मैं इसे तुम्हारे शर्मा परिवार पर छोड़ता हूं। यह सुनकर श्रुति लगभग चीख पड़ी। वो जल्दी से उसे दोनों हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ी। ये एक सुंदर संजीवनी गोली थी। इसे किसी साधारण चीज की तरह यूं ही उछालना, अगर ये टूट भी जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। फिर भी उसने तुरंत अपार कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, निश्चिंत रहो सीनियर, हम जरूर एक बड़ी नीलामी करेंगे। एक तीसरी श्रेणी की स्पिरिट गोली, और वो भी एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ सुंदर संजीवनी गोली। एक बार नीलाम हो जाने पर कितना हंगामा मच जाएगा। कम से कम निर्जला नगर की कुलीन महिलाएं तो बेचैन हो जाएंगी। तब तक दृश्य श्रुति में उत्साह की लहर दौड़ गई। शर्मा परिवार का रुतबा बढ़ाने का ये एक बेहतरीन मौका था। अर्जुन मेहरा के जाने के बाद वंदना ज्वेरी ने अफसोस जताते हुए कहा, काश अगर ये नीलामी होती तो शायद मैं ये गोली न जीत पाती। वे बूढ़ी औरतें सुंदर संजीवनी गोली के लिए अपने पति और बेटों को भी देने को तैयार होती। श्रुति शर्मा ने मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी समय लता कुरैशी ने संतुष्टि के भाव से सुंदर संजीवनी गोली निगल ली। सबके सामने उनके सफेद बाल काले हो गए, चेहरे की झुर्रियां तेजी से कम हो गई और उनकी त्वचा गोरी और कोमल हो गई। 40 की उम्र में उनका रूप बदल गया और वे 30 की उम्र की एक युवती जैसी दिखने लगी। श्रुति शर्मा के साथ खड़ी वे मां बेटी से ज्यादा बहने लग रही थी। कुछ ही सांसों में एक अधेड़ उम्र की महिला जवान हो गई। इस अद्भुत परिवर्तन ने वंदना ज्वेरी को स्तब्ध कर दिया। ये सुंदर संजीवनी गोली का असर है। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने ऋषि जावेरी को ऊपर खींच लिया। चलो तुरंत घर जाओ और पैसे तैयार करो। चाहे कुछ भी हो, मुझे ये सुंदर संजीवनी गोली जीतनी ही है। मुझे जीतनी ही है। जहां तक मीरा से उसके बेटे की शादी के अहम मामले की बात है, वो उसे पहले ही नौपरतों वाले स्वर्ग से पार कर चुकी थी। जब अर्जुन मेहरा घर लौटा, मीरा उसे बेचैनी से ढूंढ रही थी। अर्जुन, सुना, शर्मा परिवार एक सुंदर संजीवनी गोली की नीलामी की तैयारी कर रहा है। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। निर्जला नगर की पूरी कुलीन महिलाओं में इसकी चर्चा हो रही है। यहां तक कि नगरपति की पत्नी ने भी कह दिया है कि उसे ये गोली लेनी ही होगी। इसके लिए तो उसने नगरपति से तीखी बहस भी की थी। सच में अर्जुन मेहरा ने अपनी नाक छुई। वो घर पहुंचा भी नहीं था कि पूरे शहर में खबर फैल गई। और तो और सुंदर संजीवनी गोली का आकर्षण वाकई बहुत ज्यादा था। मीरा के विस्मयकारी भाव देखकर अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें भी सुंदर संजीवनी गोली चाहिए? मीरा अपनी युवावस्था और सुंदरता के चरम पर थी। ये उसके किसी काम की नहीं होगी। मैं ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकती हूं? मीरा हंसी और रोई। इतनी सारी कुलीन महिलाएं इसके लिए होड़ लगा रही हैं। मैं क्या हूं? मुझे बस पिताजी का ख्याल आया। इतने सालों में उन्होंने रेड्डी परिवार के लिए खुद को पूरी तरह से थका दिया है। तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे याद आया कि जब वो 10 साल पहले रेड्डी परिवार में आया था, तब रघुनाथ रेड्डी अभी भी एक हृष्ट-पुष्ट, अधेड़ उम्र के, चमकदार आंखों वाले व्यक्ति थे। 10 साल बाद वो थकेहारे और क्षीण हो गए थे। अच्छी तरह से संवारे गए अनुराधा रेड्डी के साथ खड़े होकर
वे दो अलग अलग आयु वर्ग के लोग लग रहे थे। ऐसा होगा। अर्जुन मेहरा जानबूझकर मुस्कुराए। मीरा ने आह भरी, इतनी लापरवाही से मत बोलो, ये ऐसी चीज है जिसे मैं छू भी नहीं सकती। जब वे बातें कर रहे थे, रघुनाथ रेड्डी अचानक प्रकट हुए, एक कोने में खड़े होकर, और चुपचाप उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों आश्चर्य से उनके पास गए। रघुनाथ रेड्डी ने पुष्टि की कि आसपास कोई नहीं है और सावधानी से चांदी के नोटों का एक बंडल निकाला। बड़े नोट 10,000 रुपए के थे, छोटे नोट 100 रुपए के, थोड़े थोड़े करके कुल मिलाकर 10,000 रुपए थे। उन्होंने सारे नोट मीरा के हाथों में थमा दिए। पिताजी, ये क्या है? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। रघुनाथ रेड्डी की आंखों में अपराध बोध के भाव थे। ये मेरी निजी बचत है जो मैंने वर्षों से जमा की है। मेरा इरादा था कि शादी के बाद मैं इन्हें चुपके से तुम्हें दे दूं, ताकि तुम और तुम्हारे पति अच्छी तरह से रह सको। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी सौतेली मां सगाई के इतने महंगे उपहार मांगेगी। ये पैसे लो, कल शर्मा परिवार की नीलामी में जाओ और उस सुंदर संजीवनी गोली के लिए बोली लगाओ। रघुनाथ रेड्डी ने आह भरी, तुम्हारी सौतेली मां अब उस सुंदर संजीवनी गोली को पाने के लिए बेचैन है। अगर तुम इसे सगाई के तोहफे के तौर पर इस्तेमाल करोगे तो भले ही वो तुम्हारी शादी से असहमत हो, वो गोली के लिए सब कुछ सह लेगी। मीरा अवाक रह गई। रघुनाथ रेड्डी के बूढ़े रूप को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि रघुनाथ रेड्डी उसकी परवाह करते हैं। उसने सोचा था कि वो सिर्फ उसकी बहन इशिता रेड्डी की परवाह करते हैं। कल मीरा के साथ जाओ और उसे जीतने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम मीरा से शादी कर लोगे। रघुनाथ रेड्डी ने अर्जुन मेहरा के कंधे पर थपथपाते हुए दुर्लभ स्वीकृति दिखाई। बोलने के बाद उसने इधर उधर देखा और चुपचाप चला गया। अर्जुन मेहरा को तसल्ली हुई तो उनके दिल में अब भी उनकी बड़ी बेटी है। बस परिवार की भलाई के लिए उन्हें छोटी बेटी का ज्यादा ध्यान रखना था। ये होने वाला ससुर पूरी तरह से बेकार नहीं था। लेकिन मीरा के हाथों में चांदी के नोट देखकर अर्जुन के माथे पर काली लकीरें पड़ गई। अपनी ही चीज पर बोली लगाने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, अगर बताया जाए तो कौन यकीन करेगा। अगले दिन अर्जुन मेहरा मीरा के साथ घर से निकले, खुश और असहाय दोनों महसूस करते हुए, और वे ट्रेजर पैवेलियन पहुंचे। आज की नीलामी ट्रेजर पैवेलियन के अंदर होनी थी। जैसे ही दोनों पहुंचे, दो लोग जल्दी से उनके पीछे आ गए। वो अनुराधा रेड्डी थी, उनके साथ इशिता रेड्डी भी थी। अर्जुन और मीरा को देखकर अनुराधा चौंक गई, फिर भौहें चढ़ाकर बोली, क्या तुम भी सुंदर संजीवनी गोली की बोली लगाने आए हो? मीरा ने थोड़ा झुककर सिर हिलाया। अनुराधा, जो अभी भी अर्जुन से हुई शर्मिंदगी के लिए नाराज थी, बोली, ये मत सोचो कि श्रुति शर्मा को जानने भर से तुम सुंदर संजीवनी गोली हासिल कर लोगे। जल्द ही तुम्हें रेड्डी परिवार की असली ताकत का एहसास होगा। ये कहकर वो और इशिता जल्दी से ट्रेजर पैवेलियन में चली गई। अर्जुन ने हल्की सी आह भरी और कहा, मीरा, रेड्डी परिवार में उसके जैसा कोई होना वरदान नहीं, अभिशाप है। जब प्रसाद परिवार पैसे मांग रहा था, तब रेड्डी परिवार ने परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। फिर भी वो अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करने को तैयार है। मीरा ने अपने होंठ भींच लिए। बरसों से रघुनाथ रेड्डी अपनी पॉकेट मनी चुपके से जमा कर रहा था। उसे फिजूल खर्ची में खर्च करने से हिचकिचाता था। लेकिन अनुराधा ने अपनी दिखावे की खातिर परिवार का पैसा बेतहाशा उड़ा दिया। लेकिन वो क्या कर सकती थी? चलो, हम सुंदर संजीवनी गोली की बोली लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों साथ साथ अंदर गए। मुर्गियों के बीच सारस की तरह उसकी अद्भुत सुंदरता ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीरा, तुम भी यहां हो? आगे की पंक्ति में बैठे ऋषि जावेरी तुरंत मुस्कुराए और जल्दी से पास आ गए।
अर्जुन को उसके बगल में देखकर उनके चेहरे पर तुरंत कड़वाहट आ गई। क्या तुम ऐसी जगह के लायक हो? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? ये सुंदर संजीवनी गोली की नीलामी है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और लिखा, अगर यंग मास्टर जावेरी ने मुझे याद न दिलाया होता तो मुझे सचमुच पता ही नहीं चलता। जाहिर तौर पर मजाक उड़ाते शब्दों को पढ़कर ऋषि और भी नाराज हो गया। अरे दिखावटी मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि 5,10,000 रुपए होने और नीलामी कक्ष में खड़े होने का मतलब है कि तुम मेरे बराबर खड़े हो सकते हो? क्या तुम यहां बैठने की व्यवस्था देख रहे हो? यहां बैठने की व्यवस्था पहचान, रुतबे और बुनियाद को दर्शाती है। वो आत्मविश्वास से चिल्लाया, मेरा ज़्वेरी परिवार आगे की पंक्ति में बैठता है, जबकि तुम्हें बैठने का भी अधिकार नहीं है। तुम सिर्फ खड़े हो सकते हो। खुद को शर्मिंदा करना एक बात है, लेकिन मीरा को अपने साथ नीचे ले जाना? जैसे ही उसने कहा, उसने मीरा की ओर मुड़कर देखा, उसके भावहीन भाव को नजरअंदाज करते हुए, और मुस्कुराया। मीरा, ज़्वेरी परिवार के साथ बैठो, मेरी मां भी तुमसे मिलना चाहती है। उसने मीरा को खींचने की कोशिश करते हुए हाथ भी बढ़ाया। अर्जुन चुपचाप उसके सामने खड़ा हो गया, उसके गंदे हाथ को रोकते हुए, और लिखा, कोई जरूरत नहीं, मेरी मीरा खड़ी रहना पसंद करती है। ठीक है मीरा। मीरा मुस्कुराई और सिर हिलाकर अर्जुन का हाथ प्यार से थाम लिया। इससे ऋषि की आंखें सिकुड़ गई। वो मीरा को अपनी स्त्री मानता था। वो किसी और पुरुष को उसे छूते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसी समय खजाना मंडप का दुकानदार वहां से गुजरा। उसने तुरंत पुकारा, दुकानदार जोशी। ये देखकर कि ये वायु पर्वत संप्रदाय के एक अनुयायी ज़्वेरी परिवार के युवा गुरु थे, दुकानदार जोशी ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर कहा, युवा गुरु ज़्वेरी, आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे विनम्र मंडप की शोभा बढ़ाती है। ऋषि सीधे हुए और बोले, मैं आज खजाना मंडप का समर्थन करने आया हूं, लेकिन मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है। कृपया इसे हटा दे। दुकानदार जोशी ये देखने के लिए मुड़े कि वो किसकी ओर इशारा कर रहे थे, और दंग रह गए। क्या ये अर्जुन मेहरा था, मीरा का मंगेतर? परेशान होकर उसने कहा, युवा मास्टर जावेरी, मिस मीरा हमारी सबसे बड़ी महिला की दोस्त है। मैं उनके मंगेतर को कैसे भगा सकता हूं? क्या वो एक निकम्मे को भी नहीं भगा सकता था? इससे ऋषि का चेहरा उतर गया। गुस्से से भरकर उसने कहा, अगर वो नहीं गया तो मैं जाऊंगा। ये ऋषि को नाराज न करना चाहते हुए दुकानदार जोशी ने जल्दी से झुककर कहा, युवा मास्टर जावेरी, रुकिए, मैं अभी सबसे बड़ी महिला से सलाह लेता हूं। उसे जल्दी जाते देख ऋषि ने अर्जुन को घूर कर देखा। कुत्ते, मैं तुम्हें जावेरी परिवार की ताकत दिखाऊंगा। जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि मेरे जावेरी परिवार की ताकत के सामने तुम कितने तुच्छ हो। मीरा थोड़ी चिंता जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि श्रुति शर्मा उसकी करीबी दोस्त थी, फिर भी शर्मा परिवार के इस बड़े काम का बोझ उस पर था। ज़्वेरी परिवार जैसे शक्तिशाली परिवार को वो आसानी से नाराज नहीं कर सकती थी। अगर हालात बिगड़ते तो वो अर्जुन को सचमुच बाहर निकाल देती। इसके तुरंत बाद दुकानदार जोशी तेजी से वापस लौट आया। हालांकि उसने अर्जुन को थोड़ा अजीब नजरों से देखा। यंग मास्टर ज़्वेरी को प्रणाम किया और झिझकते हुए बोला, बड़ी महिला ने अपने निर्देश दे दिए हैं। ऋषि अपने हाथ पीठ के पीछे करके ठंडी मुस्कान के साथ बोला, सुना अर्जुन मेहरा, दफा हो जाओ। लेकिन दुकानदार जोशी को हैरानी हुई जब उसने कहा, बड़ी महिला ने यंग मास्टर ज़्वेरी को जाने के लिए कहा। ओह! ऋषि स्तब्ध रह गया, अविश्वास से अपनी ओर इशारा करते हुए बोला, मैं चला जाऊं? तुम जरूर गलतफहमी में हो। श्रुति उसे चाहे कितनी भी नापसंद करती हो, वो ज़्वेरी परिवार का असली यंग मास्टर था। उसके और एक निकम्मे के बीच श्रुति ने निकम्मे का साथ दिया। हालांकि ऋषि को दुकानदार जोशी की ये बात और भी ज्यादा नापसंद आई। बड़ी महिला ने भी कहा, ज़्वेरी परिवार से अनुरोध है कि वे यंग मास्टर अर्जुन
और मिस मीरा के बैठने के लिए अपनी सीटें खाली कर दें। क्या? ऋषि चौंक गया। ये कैसे संभव है? दुकानदार जोशी ने असहाय होकर कहा, बड़ी महिला ने खुद निर्देश दिया है और मैं अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई तो ज्वेरी परिवार की सीटें खाली कर दो। ट्रेजर पैवेलियन के कई कर्मचारी तुरंत वहां पहुंचे और ज्वेरी परिवार के सदस्यों को आगे की पंक्ति से हटा दिया। वंदना ज्वेरी हैरान रह गई। दुकानदार जोशी, क्या हो रहा है? दुकानदार जोशी ने झुंझलाकर स्थिति समझाई। ये सुनकर वंदना ने अर्जुन को गुस्से से घूरा। तो तुम अर्जुन मेहरा हो, जो मेरे बेटे के साथ एक औरत के लिए होड़ लगा रहे हो? श्रुति शर्मा के साथ अपनी जान पहचान का इस्तेमाल दूसरों पर अत्याचार करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, मेरी बात याद रखना। कल सगाई के तोहफों का दिन है। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम्हारे पास मेरे ज्वेरी परिवार से भी बेहतर सगाई के तोहफे हैं। ये कहकर वो ज्वेरी परिवार के सदस्यों को अपमानित महसूस करते हुए आखिरी पंक्ति में ले गई। अर्जुन ने बस कंधे उचका दिए। पूरे हॉल की ईर्ष्या भरी निगाहों के नीचे आगे की पंक्ति की वीआईपी सीट पर बैठा। ये सब देखकर श्रुति शर्मा अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। मुझे ज्वेरी परिवार पर बहुत तरस आ रहा है। इतने सारे लोगों में से तुमने अर्जुन मेहरा को चुना। यही वो इंसान है जिसे तुम माम बेटे भगवान की तरह पूजते हो। श्रुति ने मन ही मन आह भरी। ये देखकर कि सभी मेहमान इकट्ठा हो गए हैं, वो लाल रंग के कपड़े पहने 10 युवतियों को, जिनमें से हर एक के हाथ में लाल कपड़े से ढकी कई ट्रे थी, मंच पर ले गई। उनके आकर्षक परिधान, सुंदर चेहरे और शालीन व्यवहार ने भीड़ को तुरंत शांत कर दिया। आज की नीलामी में आने के लिए सम्मानित अतिथियों, आपका धन्यवाद। कम समय में आने और हुई किसी भी असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहती हूं। क्षमा याचना के तौर पर श्रुति ने शर्मा परिवार की 9 बेशकीमती वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचने का फैसला किया है, ताकि हमेशा की तरह सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जा सके। अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। सुंदर संजीवनी गोली की प्रसिद्धि का इस्तेमाल करके और भी महंगी वस्तुएं बेचकर मानो ये एक क्षमा याचना हो। ये तो मानना ही पड़ेगा कि श्रुति शर्मा व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त थी। इसलिए हालांकि मेहमान सुंदर संजीवनी गोली पर बोली लगाने के लिए उत्सुक थे, फिर भी वे उनके वाक्पटु भाषण से मंत्रमुग्ध होकर धैर्यपूर्वक सहन करते रहे। वो श्रुति शर्मा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। श्रुति ने भी अर्जुन की निगाहों पर ध्यान दिया और उसके हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही अर्जुन ध्यान से देख रहा था, उसके कान में एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अर्जुन मेहरा ने अजीब तरह से नजरें हटा ली और कहा, मैं तो बस उसकी व्यावसायिक प्रतिभा की तारीफ कर रहा था, मेरा और कुछ मतलब नहीं था। मीरा ने सख्ती से कहा, मुझे तुम पर शक नहीं था, मुझे श्रुति शर्मा पर शक है। लगता है वो तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। अर्जुन मेहरा के लिए वो ज्वेरी परिवार को बाहर निकालने को तैयार थी। आखिर श्रुति शर्मा में ऐसा क्या था जो उसे अर्जुन के लिए इतनी दूर तक जाने को तैयार कर गया? अर्जुन ने अपराध बोध महसूस करते हुए कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता कि उसे तुम में क्या पसंद है। उसके मिलनसार व्यवहार से धोखा मत खाओ। भावी पति चुनने के उसके मानक काफी ऊंचे हैं। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हें इतना पसंद करेगी। अर्जुन के होंठ फड़कने लगे। उसे पहले ये क्यों नहीं पता चला कि वो लोगों को नीचा दिखाने में इतनी माहिर है? उसे पूरी बात में एक भी गाली देने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही श्रुति शर्मा ने अपनी शुरुआती व्याख्या पूरी की, उन्होंने पहली ट्रे से लाल कपड़ा उठाया और एक ऐसी स्पिरिट ग्रास निकाली जो उम्र बढ़ा सकती है। ये बाजार में कम ही देखने को मिलती है। अर्जुन को आखिरकार समझ आ गया कि धनवान महिलाओं का क्या मतलब होता है। हालांकि इसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए थी, लेकिन धनवान महिलाओं ने अपनी हैसियत दिखाने के लिए बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत की परवाह नहीं की और जमकर प्रतिस्पर्धा की। आखिरकार ये 15,000 रुपए की ऊंची कीमत पर बिकी। श्रुति बहुत खुश हुई
और एक बार फिर अर्जुन की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। अगर सुंदर संजीवनी गोली की अध्यक्षता न होती तो नीलामी के लिए इतनी सारी धनवान महिलाओं को इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन होता। एक साधारण स्पिरिट ग्रास 15,000 रुपए की इतनी ऊंची कीमत पर कभी नहीं बिक सकती थी। फिर उसने लगातार कई और दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित की। वो बहुत चतुर थी। न केवल महिलाओं के लिए जरूरी खजाने जैसे उच्च गुणवत्ता वाला रूज, गोरा करने वाली गोलियां वगैरह बेचती थी, वो बुजुर्गों, पुरुषों और बच्चों के लिए जरूरी खजाने भी सोच समझकर तैयार करती थी, जैसे जीवन बढ़ाने वाली स्पिरिट ग्रास, गुर्दे मजबूत करने वाली स्पिरिट गोलियां, कद बढ़ाने वाला स्पिरिचुअल लिक्विड वगैरह। धनी महिलाएं भी पैसे देने को तैयार थी। वजह साफ थी, अपने परिवार के सदस्यों को चुप कराकर वे घरवालों की किसी भी आपत्ति के बिना सुंदर संजीवनी गोली पर दिल खोलकर खर्च कर सकती थी। इसलिए जब 8वीं वस्तु की नीलामी हुई तब तक श्रुति 50,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा चुकी थी, शर्मा परिवार की पिछले साल की कमाई के बराबर। इससे वो बहुत खुश हुई। इस नीलामी से न केवल शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ी, बल्कि असली सोना चांदी भी आसमान छू रहा था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि कब रुकना है। उसने नवी चीज का आवरण खोला, सुंदर संजीवनी गोली की वो शीशी जिसके लिए शहर की सभी अमीर औरतें हाथ पांव मारती थी। आंखों में ज्ञान की चमक लिए श्रुति बोली, सुंदर संजीवनी गोली की ये शीशी मैं ज्यादा परिचय नहीं दूंगी। मैं अपनी मां से सबको समझा दूंगी। हल्के लाल रंग की लंबी पोशाक, हल्का सा मेकअप और साधारण गहने पहने रूप रंग बदल चुकी लता कुरैशी फिर से जवान लग रही थी, मानो 20 साल की हो। उनके रूप ने कई अमीर औरतों को चौंका दिया। क्या वो मिसेस शर्मा है? नामुमकिन है, हमने उन्हें अभी अभी देखा था। वो ऐसी नहीं थी। वो लता कुरैशी है। आप जरूर गलतफहमी में हैं। हे भगवान, वो 10 साल से भी ज्यादा छोटी लग रही है, मानो 20 साल छोटी हो। वंदना ज्वेरी ने आश्चर्य से कहा। लता के इस बदलाव को अपनी आंखों से देखने के बावजूद वो उसे पहचान ही नहीं पाई। इससे उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई और वह चिल्लाई, परिचय की कोई जरूरत नहीं। 2 लाख रुपए मैं खरीद लूंगी। क्या 2 लाख से शुरुआत? अनुराधा रेड्डी चौंक गई। उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपए तैयार किए थे, ये सोचकर कि अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद मिल जाए। दांत पीसते हुए उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। 3 पूरा होने से पहले ही एक दृढ़ आवाज सुनाई दी, 4 लाख। ये नगर स्वामी की पत्नी थी। उन्होंने जोर से कीमत बताई। लता कुरैशी की तरफ देखा, फिर सुंदर संजीवनी गोली की तरफ देखा। उनकी आंखें जल रही थी। 5 लाख। एक दूसरे प्रतिष्ठित परिवार की एक बुजुर्ग महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के आवाज लगाई। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई, श्रुति का मुंह खुला का खुला रह गया और वो बुदबुदाई, ये तो पागलपन है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि एक सुंदर संजीवनी गोली का इतना बड़ा आकर्षण कैसे हो सकता है। अनुराधा रेड्डी की आंखें खुली की खुली रह गई। अपने दयनीय 3 लाख रुपयों को थामे हुए वो बेहद दुखी महसूस कर रही थी। उसने सुंदर संजीवनी गोली के आकर्षण को बिल्कुल कम करके आंका था। 10 लाख। वंदना ज्वेरी ने जमीन हिला देने वाली कीमत बताते हुए पुकारा। उसके बगल में ऋषि ज्वेरी हक्का बक्का रह गया और झट से बोला, मां, क्या तुम पागल हो? 10 लाख। ज्वेरी परिवार भी इतनी कीमत नहीं उठा सकता। एक सुंदर संजीवनी गोली के लिए इतना खर्च करना बहुत बड़ा नुकसान था। चुप रहो। वंदना की आंखें गुस्से से भर गई और उसने इधर उधर देखा। कोई और है? 1 मिलियन तो बहुत ज्यादा था। यहां तक कि नगर स्वामी की पत्नी ने भी पुनर्विचार किया और अनिच्छा से हार मान ली। उसके रुख को देखते हुए यह स्पष्ट था कि बाकी धनी महिलाएं क्या करेंगी। सभी ने दांत पीस लिए और दर्द से पीछे हट गई। 1.10 लाख।
युवा स्वामी अर्जुन ने 1.10 लाख की बोली लगाई। इसी समय आगे की पंक्ति में बैठे अर्जुन मेहरा ने अपनी टांगे क्रॉस करके बेपरवाही से अपना साइन बोर्ड ऊपर उठाया। आखिरकार पुनरुत्थान की गोली उसकी ही थी। बोली कितनी भी ऊंची क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा और गोली उसे वापस मिल जाएगी। जब ऋषि जावेरी ने सुना कि बोली अर्जुन ने लगाई है तो वे गुस्से से चिल्लाए, क्या तुम्हारे पास यहां चिल्लाने के लिए भी पैसे हैं? श्रुति ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अर्जुन की ओर से बोली, मेहमान के पास पैसे हो या न हो, हम ट्रेजर पैवेलियन में बाद में बोली लगाने वालों से पूछेंगे। जो लोग झूठी बोली लगाते हैं, हम ट्रेजर पैवेलियन में उन्हें बख्शेंगे नहीं। सालों से ट्रेजर पैवेलियन में किसी ने भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। धनी महिलाओं ने एक एक करके सिर हिलाया। इतनी ऊंची नीलामी में बेतहाशा परेशानी खड़ी करना मौत को दावत देने जैसा था। श्रुति ने आगे कहा, 1.10 लाख एक बार, 1.2 लाख। वंदना ज्वेरी ने अर्जुन को घूरा और दांत पीस लिए। 1.2 लाख ज्वेरी परिवार के लिए बहुत बड़ा बोझ था। इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए कुछ संपत्तियां बेचनी पड़ेंगी। 1.3 लाख। युवा मास्टर अर्जुन ने 1.3 लाख की बोली लगाई। श्रुति ने अर्जुन के उठे हुए बोर्ड को देखा और उत्साह से चिल्लाई। वंदना गुस्से से लाल हो गई। ये आदमी उसे पकड़ने की फिराक में था। उसने अर्जुन को कड़ा सबक सिखाने के लिए हार मानने का मन बनाया, लेकिन लता कुरैशी के बदलाव को देखते हुए उसने अपना इरादा फिर से पक्का कर लिया। 1.4 मिलियन। अगर तुम दोबारा बोली लगाओगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अर्जुन मेहरा ने अपने होंठ भींच लिए और बोली लगाना बंद कर दिया। उसके पास जो पैसे थे वे ठीक 1.3 मिलियन थे। ऋषि जावेरी जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें गहरी हो गई और उन्होंने कहा, 1.4 मिलियन। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस गोली की कीमत 1.4 मिलियन होगी। इससे जावेरी परिवार की प्राण ऊर्जा पहले ही आहत हो चुकी थी। 10 लाख की सीमा पहले ही तय हो चुकी थी। अतिरिक्त 4 लाख लगभग जानलेवा थे और ये 4 लाख अर्जुन मेहरा की दुर्भावनापूर्ण बोली के कारण थे। श्रुति शर्मा बहुत खुश हुई और उन्होंने तुरंत उनके साथ लेन देन पूरा कर लिया। हालांकि नीलामी अभी खत्म नहीं हुई थी। श्रुति ने आखिरी वस्तु के लाल कपड़े को हटाया, जिससे 3 फुट लंबा, 1 हाथ जितना मोटा लकड़ी का एक टुकड़ा निकला। वो पूरी तरह से काला पड़ गया था, जिस पर वज्रपात के झुलसने के निशान थे। कई लोगों ने उसे पहचान लिया। वज्रपात की लकड़ी, क्या इसे संग्रहणीय वस्तु माना जा सकता है? एक धनी महिला ने पूछा। वज्रपात की लकड़ी वज्रपात के बाद बचे हुए जले हुए अवशेष होते हैं। इसका कुछ मूल्य तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये बाजार में दुर्लभ नहीं है। थोड़ी मेहनत करके आप इसे अभी भी कई सामग्री की दुकानों से खरीद सकते हैं। श्रुति ने कहा, देवियों और सज्जनों, मैंने इसे एक कारण से सबसे आखिर में रखा है। मेरे दादाजी ने अपनी आंखों से एक विशाल वृक्ष देखा था जो चेतना प्राप्त कर चुका था और राहगीरों को पकड़कर उनका खून चूस रहा था। एक रंगीन स्वर्गीय वज्रपात हुआ जिससे ये जल गया और केवल ये टुकड़ा ही बचा। ये सामान्य वज्रपात की लकड़ी से जरूर अलग है, लेकिन मेरे दादाजी ने कई वर्षों तक इसका अध्ययन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर आप में से किसी को लगता है कि इसका भाग्य आपके साथ है, तो आप इसे वापस खरीद सकते हैं और इसका अध्ययन जारी रख सकते हैं। ये सुनकर कई धनी महिलाएं उठकर जाने लगी और उनकी रुचि खत्म हो गई। एक पल में आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। श्रुति कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि थंडरस्ट्रक वुड का ये टुकड़ा किसी को नहीं चाहिए था। मेरे मंगेतर ने 10,000 की बोली लगाई है। तभी मीरा ने अनिच्छा से चिल्लाकर कहा। उसके बगल में अर्जुन मेहरा ने 10,000 रुपए की एक तख्ती उठाई। उसकी आंखें चमक रही थी और वो थंडरस्ट्रक वुड को घूर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था
चंद्रकला सोल टेक्निक में वर्णित थंडर पैट स्पिरिचुअल वुड वास्तव में मौजूद है ना? कुलीन महिलाएं दंग रह गई। सचमुच कुछ मूर्ख इसे खरीदने को तैयार है और उन्होंने 10,000 रुपए से शुरुआत की। ये तो बस साधारण थंडरस्ट्रक वुड है, बहुत छोटी। श्रुति शर्मा एक व्यापारी है। वो एक ऐसी कहानी गढ़ती है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती और वे उस पर यकीन कर लेते हैं। ऋषि ज्वेरी जब उन्होंने सुना कि ये अर्जुन मेहरा है, तुरंत क्रोधित हो गए। वो बोली बढ़ाने ही वाले थे। अर्जुन की वजह से ज्वेरी परिवार ने 4 लाख रुपए ज्यादा दे दिए थे और वो चाहते थे कि अर्जुन उसकी कीमत चुकाए। हालांकि उसने देखा कि अर्जुन उसे हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। ऋषि को अचानक एहसास हुआ, वो घटिया बदमाश ज्वेरी परिवार के पैसों को फिर से ठगने की कोशिश कर रहा है। लगभग फंस ही गया था। उसने झट से अपना मुंह बंद कर लिया, अपनी बाहें छाती पर रख ली और अर्जुन के प्रदर्शन पर मुस्कुरा दिया। श्रुति शर्मा अचंभित रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन बोली लगाएंगे। 3 बार पूछताछ करने के बाद भी जब कोई भी बेकार थंडरस्ट्रक वुड के लिए प्रतिस्पर्धा करने को तैयार नहीं हुआ तो वो 10,000 रुपए में बिक गया। युवा गुरु अर्जुन, क्या आपको इस थंडरस्ट्रक वुड के टुकड़े में कुछ खास लगा? श्रुति खुद को उत्सुकता से पूछने से नहीं रोक पाई। दूर से ऋषि ज्वेरी ने व्यंग्य किया, कुछ खास? बस इस बार कोई ठगा नहीं गया और वो मूर्ख बन गया। हाँ, अनुराधा रेड्डी ने भी नाराजगी से कहा, शर्मनाक। टूटी हुई लकड़ी के एक टुकड़े पर 10,000 रुपए खर्च करना, सरासर बकवास। इशिता रेड्डी ने उदासीनता से अर्जुन को देखा। बस एक नवधनाढ़, क्या उसे सचमुच लगता है कि वो पैसे इधर उधर उड़ा सकता है? मीरा ने भी मन ही मन आलोचना की। 10,000 रुपए टूटी हुई लकड़ी के एक टुकड़े के लिए? वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन इसे इतनी ऊंची कीमत पर क्यों खरीदेगा। मंच पर अर्जुन ने थंडरस्ट्रक वुड स्वीकार किया और हल्के से सिर हिलाते हुए लिखा, ये वाकई कोई साधारण लकड़ी नहीं है। हालांकि ये देखने में मामूली लगती है, लेकिन इसमें कुछ कीमती छिपा है। बोलने के बाद उसने अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके थंडरस्ट्रक वुड में गहराई तक झांका और पन्ने जैसे हरे तरल की छोटी छोटी बूंदें निकाली जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। उसने उन्हें एक एक करके एक जेड की बोतल से इकट्ठा किया। एक क्षण बाद जब पन्ना जैसी हरी बूंदें नहीं बची तो जेड की बोतल भर गई और उसमें से एक गहरी खुशबू निकल रही थी। इशिता ने उसे सूंघा और तुरंत उठकर बोली, पौधे का सार। ये तो पौधे का सार है। ऋषि जावेरी ने भी उसे पहचान लिया और चौंकते हुए तुरंत पास आए। ये तो सचमुच पौधे का सार है। कुछ अनुभवी कुलीन महिलाएं भी अचंभित थी। पौधे का सार उन पौधों का संचित सार कहा जाता है जो वर्षों से आत्मा बन गए हैं। जब प्राण साधना क्षेत्र का कोई मार्शल कलाकार इसका सेवन करता है तो वो सीधे किसी क्षेत्र को भेज सकता है। यहाँ तक कि आधार स्थापना क्षेत्र का कोई साधक भी इससे अपनी साधना को काफी बढ़ा सकता है। ये एक दिव्य वस्तु है जो बाहर लाखों रुपए में भी मिलना मुश्किल है और उसे ये सिर्फ 10,000 रुपए में मिल गई। एक ही बोतल 4 लोगों के लिए भेदने के लिए काफी है। इन शब्दों से कुलीन महिलाओं की आंखें चमक उठीं। ये युवा गुरु, मेरा वर्मा परिवार, वनस्पति सार के केवल 1/3 हिस्से के लिए 4 लाख रुपए देने को तैयार है। प्राण साधना के 6ठे स्तर तक पहुंचने पर बिना उच्च स्तरीय प्राण मूलों के प्रत्येक स्तर को पार करने के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होती थी। एक स्तर को पार करने के लिए केवल 4 लाख रुपए खर्च करना एक बेजोड़ सौदा था। ऋषि जावेरी को बहुत पछतावा हुआ। मन कर रहा था कि खुद को थप्पड़ मार लूं। इतना दुर्लभ वनस्पति सार, और वो उसे अपने सामने होने पर भी चूक गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, अर्जुन मेहरा, मुझे ये बोतल दे दो और हम अपने गिले शिकवे दूर कर लेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए लिखा, मैं वास्तव में हमारे बीच गिले शिकवे रखना पसंद करता हूं। तुम? ऋषि गुस्से से चिल्लाया।
जोर से पैर पटकते हुए, ठीक है, तुम बस इंतजार करो, देखते हैं कल उपहार वितरण में कौन जीतता है। ये कहकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया। कुलीन महिलाओं के खरीदारी के अनुरोध को सुनकर अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया, जिससे वे निराश हो गए। अर्जुन मेहरा, तुम्हारे पास कुछ कीमती चीज है, क्या तुम्हें हमारे रेड्डी परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए? अनुराधा रेड्डी ने ईर्ष्या से इशिता को अपनी ओर खींचा और नेक दिली से कहा, तुम इतने सालों से रेड्डी परिवार से खाते पीते आ रहे हो, तुम्हें ज़मीर होना चाहिए, समझ रही हो? मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस हमारे रेड्डी परिवार के लिए प्लांट एसेंस की उस बोतल का 1/4 हिस्सा। ये सुनकर श्रुति शर्मा ने आंखें घुमाई। हालांकि वो एक बाहरी व्यक्ति थी, वो जानती थी कि रेड्डी परिवार ने अर्जुन के साथ इतने सालों में कितना बुरा व्यवहार किया है। उन्होंने उसे कभी जीवन रक्षक नहीं माना, उन्होंने पहले से किए गए वादे को भी तोड़ दिया और अब वे ज़मीर की बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। मीरा भी चिढ़ गई। अनुराधा बहुत ज्यादा गुंडागर्दी कर रही थी। उसने भौहें चढ़ाई। ये अर्जुन का अपना पैसा है, उसका अपना कमाया हुआ हुनर है, वो इसे रेड्डी परिवार को क्यों दे? अर्जुन, उसकी बात मत सुनो। इशिता, जो अनुराधा से शर्मिंदा थी, बुदबुदाई, मां, हमें उसकी चीजों की क्या जरूरत है? मैं अपनी साधना को बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। हालांकि वो अर्जुन को नापसंद करती थी, लेकिन वो उससे घृणा और उसके लाभों का लालच एक साथ नहीं करेगी। ये बहुत बेशर्मी होगी। लेकिन सबको हैरानी हुई जब अर्जुन ने 1/4 प्लांट एसेंस दे दिया। उसने अर्थपूर्ण ढंग से लिखा, आंटी अनुराधा सही कह रही है, रेड्डी परिवार ने पिछले 10 सालों में मेरी मदद की है, थोड़ा सा प्लांट एसेंस कोई खास बात नहीं है। श्रुति और मीरा ने निराशा में अपने पैर पटके। क्या अर्जुन बहुत नासमझ था? कीमती प्लांट एसेंस इतनी आसानी से दे दिया। जाहिर है अनुराधा इसे इशिता के लिए चाहती थी। इशिता को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इसे देने को तैयार होगा। उसने अर्जुन को फिर से परखा, गहराई से सोचा। कुछ कम योग्यताओं के अलावा वो वाकई अजेय था। वो उसे नापसंद क्यों करने लगी और कब? अनुराधा ने मन ही मन उपहास किया, तो क्या हुआ अगर उसके पास 5,10,000 रुपए हैं? वो अभी भी मेरी दया पर है। मैंने प्लांट एसेंस का कुछ हिस्सा मांगा था और उसने आज्ञाकारी होकर उसे बांट दिया, एक अच्छे लड़के की तरह। हाँ, हालांकि जल्द ही अनुराधा के चेहरे पर भाव बदल गए। अर्जुन ने 1/4 प्लांट एसेंस उसे नहीं दिया। इसके बजाय उसने मीरा को दे दिया। एक हाथ से उसका छोटा सा चेरी जैसा मुंह खोला और दूसरे हाथ से प्लांट एसेंस उसके मुंह में डाल दिया। खांसी, 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 खांसी। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? मीरा बिना तैयारी के ही घुट गई। अर्जुन ने कंधे उचकाए और लिखा, तुम्हारी बुआ ने कहा है मुझे रेड्डी परिवार का कर्ज चुकाना ही होगा। रेड्डी परिवार की सबसे बड़ी युवती को ये 1/4 वनस्पति सत्व देना ही उचित है ना? ठीक है, बातें बंद करो और साधना करने बैठो। देखो कि ये अफवाह के अनुसार काम करता है या नहीं। मीरा के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसके भीतर का वनस्पति सत्व पहले ही प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रस्फुटित हो चुका था, जिससे वो जल्दी से साधना के लिए पालथी मारकर बैठ गई। अर्जुन द्वारा प्रदान की गई पीले स्तर की उच्च स्तरीय मानसिक विधि से पलक झपकते ही वो प्राण साधना के 4थे स्तर तक पहुंच गई। हालांकि ये अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी साधना का स्तर कम था और औषधि शक्तिशाली थी। थोड़ी देर बाद वो एक और स्तर पार कर गई, प्राण साधना के 5वें स्तर तक पहुंच गई। अंततः वनस्पति सत्व की अंतिम शक्ति के साथ वो प्राण साधना के 5वें स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों की शांत साधना के साथ वो प्राण साधना के 6ठे स्तर तक पहुंच गई। इस दृश्य ने इशिता को हैरान और ईर्ष्यालु दोनों बना दिया। प्राण साधना की 6ठी परत तक पहुंचने में उसे आधा साल लग गया था, लेकिन उसकी बहन
अर्जुन से मिले थोड़े से प्लांट एसेंस की बदौलत ये कर पाई थी। इस विपरीतता ने उसकी भावनाओं को और भी जटिल बना दिया। उसने अपने लाल होठों को काटते हुए अर्जुन की तरफ देखा, फिर मुड़कर चली गई। अनुराधा बेहद गुस्से में चिल्लाई, अर्जुन मेहरा, कल मेरी बेटी को इस तरह बेइज्जत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। अर्जुन ने कंधे उचका दिए और उसके जाने से पहले उसने एक चौथाई बोतल और निकाली और श्रुति शर्मा को दे दी। ये बोतल तुम्हारे लिए है। अनुराधा लगभग बेहोश हो गई। अपनी बेटी को देने के बजाय किसी बाहरी को देना बेहतर होगा, वो इसे याद रखेगी। श्रुति चौंक गई, बोली, ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। अर्जुन ने चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे उसकी बाहों में रख दिया। मन ही मन मुस्कुराया। उन्हें किसने बताया कि थंडर पैटर्न स्पिरिचुअल वुड की सबसे कीमती चीज प्लांट एसेंस है? इसका सबसे कीमती पहलू तो वो सामग्री ही है। प्लांट एसेंस के असाधारण प्रभाव को देखने के बाद श्रुति शर्मा ने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से मना कर दिया, मैं सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मीरा ने उसे बार बार मना करते देखा और झुंझलाकर आगे बढ़ी। अपना कॉलर खोला और प्लांट एसेंस अंदर ठूंस लिया। विनम्र मत बनो, आखिरकार तुम अर्जुन को बाहरी नहीं मानती। उसके शब्दों में दोहरा अर्थ था, जिससे श्रुति चौंक गई। उसने जल्दी से समझाया, मीरा, मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं अर्जुन मेहरा के साथ विनम्र इसलिए हूं क्योंकि वो हकलाते हुए बोली, आगे कुछ कह नहीं पाई। अर्जुन की अनुमति के बिना वो उसकी आत्मा गुरु के रूप में पहचान उजागर करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? बस तुम हकला रही हो, समझाने की क्या जरूरत है? मीरा ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, क्या मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें अर्जुन मेहरा पसंद है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरा मंगेतर है, इसलिए इसे काबू में रखना। मैं नहीं चाहती कि हमारी सालों की दोस्ती किसी मर्द की वजह से बर्बाद हो जाए। उसकी बातें बिल्कुल सही लगी, जिससे श्रुति उबले हुए केकड़े की तरह शर्मा गई। इतनी घबरा गई कि मुश्किल से बोल पा रही थी। तुमने सच में गलत समझा, मैं सच में नहीं समझती। वो रोने ही वाली थी। उसने कितनी भी कोशिश की, वो अपनी बात साफ नहीं कर पाई। मीरा ने अपना माथा ठोंका। मैंने तुमसे कहा था, इनकार करने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और हल्के कदमों से नीलामी घर से बाहर निकल गई। कुछ बातें उन्हें अपने दिलों में दबाकर रखने और उनके बीच दरार पैदा करने से बेहतर है। सीधे साफ कह देना और पहले से ही सीमाएं तय कर लेना बेहतर है। श्रुति के स्वभाव को देखते हुए अब जब मीरा ने साफ कर दिया था कि वो अर्जुन को परेशान नहीं करना चाहती, तो उसे पता होगा कि आगे क्या करना है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर श्रुति की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, और हैरान होकर उसने पूछा, क्या तुमने सच में गलतफहमी की है? मीरा ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें जरूर पसंद करती है। खैर, लेकिन अर्जुन के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जब वे घर वापस आए, अर्जुन ने भी एक चौथाई प्लांट एसेंस निकाला। पालथी मारकर बैठते हुए उसने तुरंत एक बोतल गटक ली। प्लांट एसेंस में निहित अपार ऊर्जा ने तुरंत उसके शरीर को भर दिया, जिससे उसे सूजन का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही शुद्ध ऊर्जा को अपनी आध्यात्मिक शक्ति में परिशोधित करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसका पूरा शरीर कांप उठा, जैसी कि वनस्पति सार से अपेक्षा थी। मैंने प्राण साधना की 8वीं परत को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अर्जुन प्रसन्न दिखाई दिया। दुर्भाग्य से वनस्पति सार केवल पहली बार सेवन करने पर ही काम करता था। वनस्पति सार के आखिरी चौथाई हिस्से को देखते हुए अर्जुन ने उसे रख दिया। अभी दोपहर का समय था। अर्जुन को याद आया कि आज के लिए उत्तम प्राण साधना द्रव अभी तक
शर्मा परिवार को नहीं पहुंचाया गया था और कल सगाई के उपहारों का दिन था। शायद तब उसके पास उसे पहुंचाने का समय न हो। यह सोचकर उसने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तम प्राण साधना द्रव को एक साथ परिष्कृत करने का निर्णय लिया। यह व्यस्त कार्य देर रात तक चला। अपनी बाहों में टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की 300 से ज्यादा बोतलें देखकर हाफते हुए अर्जुन अपने थके हुए शरीर को शर्मा परिवार के पास ले आया। इतनी सारी? श्रुति शर्मा दंग रह गई। अर्जुन ने कहा, मुझे अगले कुछ दिनों में कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। जहां तक पैसों की बात है, टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की ये खेप बेचने के बाद मुझे दे देना। इतना कहकर वो चला गया। श्रुति मन ही मन आभारी थी। वो सचमुच 3 लाख रुपए नहीं जुटा पाई थी। खुशकिस्मती से अर्जुन ने उस पर भरोसा कर लिया। उसे जाते हुए देखकर श्रुति टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड गिनने लगी। अचानक वो एक परछाई से ढक गई। ऊपर देखकर वो चौंक गई। चांदनी रात में एक विशाल चील नीचे उतरने के लिए चक्कर लगा रही थी। चील की पीठ पर एक पुरुष और एक महिला खड़े थे। वे यंत्र मंडल मंडप के उप मंडपाचार्य चंद्रकांत देशमुख और वायु पर्वत संप्रदाय के संप्रदायाचार्य की पुत्री लता सिंह थे। वे दोनों तेजी से नीचे उतरे। लता सिंह जल्दी से आगे बढ़ी और श्रुति शर्मा को देखते हुए बोली, क्या आप शर्मा परिवार की श्रीमती हैं? सतर्क श्रुति ने सख्ती से पूछा, आप कौन हैं? शर्मा परिवार के महत्वपूर्ण परिसर में घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? उसे अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इन दोनों की साधना अत्यंत शक्तिशाली थी, खासकर वो पुरुष जिसने उसे घुटन का एहसास कराया था। चंद्रकांत देशमुख ने अपने हाथ पीछे करके कहा, मैं चंद्रकांत देशमुख हूं, यंत्र मंडल मंडप का उप मंडपाचार्य, और ये वायु पर्वत संप्रदाय के संप्रदायाचार्य की पुत्री है। श्रुति चौंक गई। जल्दी से झुककर बोली, जूनियर श्रुति शर्मा दोनों सीनियर्स का अभिवादन करती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो बेचैन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये 2 शक्तिशाली हस्तियां शर्मा परिवार में क्यों आएंगी। लता सिंह ने आग्रहपूर्ण स्वर में पूछा, मैंने सुना है कि आपने आज एक नीलामी आयोजित की थी। क्या यह सच है कि नीलामी की अंतिम वस्तु सुंदर संजीवनी गोली थी? सुंदर संजीवनी गोली की खबर तेजी से फैल गई थी। एक ही दिन में ये आसपास के शहरों में फैल गई थी। ये सुनकर दोनों जांच पड़ताल करने के लिए शर्मा परिवार के पास पहुंचे, क्योंकि सुंदर संजीवनी गोली एक तृतीय श्रेणी की आत्मा की गोली थी। केवल एक त्रितारा आत्मा गुरु ही ऐसी गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता था। वायु पर्वत संप्रदाय के क्षेत्र में एक त्रितारा आत्मा गुरु का प्रकट होना कोई छोटी बात नहीं थी। ये सुनकर श्रुति को सचमुच राहत मिली। अर्जुन मेहरा के साथ सहयोग करने के बाद से उसे अनुमान था कि आत्मा गुरु के बारे में पूछने वाली शक्तियां उसके पास आएंगी। इसलिए उसने खुद को पहले से ही मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। वरिष्ठ लता को रिपोर्ट करते हुए, ये सचमुच सच है। ये सुनकर लता सिन्हा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। क्या तुमने उस कीमियागर को देखा है? श्रुति ने सहजता से उत्तर दिया। वो हाल ही में शर्मा परिवार के साथ मिलकर उत्तम श्रेणी प्राण साधना द्रव्य को परिष्कृत कर रहा है। हालांकि मुझे उसका रूप, उम्र, नाम या लिंग भी नहीं पता। वो अपने शरीर को ढीले वस्त्रों से ढकता है, इसलिए उत्सुकता के बावजूद मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। ये उत्तर सुनकर लता सिन्हा की आंखें निराशा से भर आईं। उसे उम्मीद थी कि वो उसका रूप जान लेगी और फिर उसे ढूंढ निकालेगी। अगर वे वायु पर्वत संप्रदाय में किसी त्रितारा आत्मा गुरु को ला सके तो निस्संदेह उनकी शक्ति कुछ ही समय में नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। दूसरी ओर चंद्रकांत देशमुख ने मेज पर उत्तम श्रेणी प्राण साधना द्रव्य देखा। एक बोतल उठाई, उसे खोला और सूंघा। उसकी आंखों में चमक आ गई। इसकी क्वालिटी बाजार में मिलने वाले सबसे बेहतरीन प्राण साधना द्रव्य से कहीं बेहतर है। इसे 2 सितारा आत्मा गुरु बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं कर सकते।
ये व्यक्ति तो वाकई 3 सितारा आत्मा गुरु है। मिस, वो फिर कब आएगा? श्रुति ने शांति से मेज पर रखे प्राण साधना द्रव्य की ओर इशारा किया। उस सीनियर ने कहा था कि इन दिनों उसके पास काम है, इसलिए उसने पहले से ही बहुत कुछ बना लिया है। मैं ये बताने की हिम्मत नहीं कर सकती कि वो अगली बार कब आएगा। ये सुनकर चंद्रकांत ने थोड़ा सिर हिलाया। हमें बताने के लिए शुक्रिया, ये आपके लिए है। उसने सहजता से उसे एक शक्तिशाली ताबीज थमा दिया, जिसकी कीमत हजारों रुपए थी। श्रुति ने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया। धन्यवाद सीनियर, धन्यवाद सीनियर। लता, चलो। चंद्रकांत उस विशाल चील पर कूद पड़ा और लता सिन्हा अनिच्छा से देखते हुए जल्दी से उसके पीछे पीछे ऊपर चली गई। विशाल चील ने एक तीखी चीख मारी और आसमान में उड़कर आंखों से ओझल हो गई। लेकिन वो असल में बहुत दूर नहीं उड़ी थी, बल्कि वो एक काले बादल में छिप गई। चंद्रकांत अंकल, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? ये तो 3 स्टार सोल मास्टर है। यंत्र मंडल मंडप का मंडप मास्टर तो 3 स्टार सोल मास्टर ही लगता है ना? ऐसी आकृति के लिए भले ही हम उसे अपने संरक्षण में न लाएं, हमें कम से कम उसकी पहचान की अच्छी तरह से जांच तो करनी ही चाहिए। हम ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? लता सिंह ने बेचैनी से कहा। चंद्रकांत देशमुख अपने हाथ पीठ के पीछे करके श्रुति की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। किसने कहा कि हम जा रहे हैं? क्या हम अभी उसे ढूंढ नहीं रहे हैं? लता सिन्हा दंग रह गई। यहां रहकर क्या आप उम्मीद करती हैं कि वो सोल मास्टर खुद ही बाहर आ जाएगा? चंद्रकांत ने गहरी मुस्कान बिखेरी। क्या आपने गौर नहीं किया? शर्मा परिवार की उस छोटी बच्ची के जवाब बहुत सहजता से आ रहे थे। लता सिन्हा को याद आया और उन्हें भी लगा